स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं सीमा चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बी ऑथेंटिक पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम मैंने 2 बार क्रैक किया बिना किसी कोचिंग के, और वो भी पहले अटैम्प्ट में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एग्ज़ाम मैंने दिया था वो 2016 में दिया था और दूसरा 2017 में। तो 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारा पैटर्न चेंज हुआ था। 2016 से पहले जो एग्ज़ाम होते थे वो ऑफलाइन मोड में होते थे, पर 2016 ऑनवर्ड्स हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं। 2016 में जो नोटिफिकेशन एग्ज़ाम की आई थी वो मार्च में एंडिंग डेट थी अप्लाई करने की, और तब तक मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी कि एग्ज़ाम कब निकल रहा है, कैसे एग्ज़ाम होता है और क्या क्या उसमें पूछा जाता है। तो मैं उस समय अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, और उस दौरान मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ती थी। तो जैसे ही मुझे आसपास से पता लगा कि बच्चे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा देखा देखी मुझे लगा कि मुझे भी इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहिए। और फिर मैंने एग्ज़ाम को स्टडी किया, फिर मैंने एग्ज़ाम को देखा और सबसे पहले उसमें अप्लाई कर दिया। जैसे ही ऑनलाइन होने की वजह से डेट एक्सटेंड हुई, तो उसमें मैंने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो मेरे पास 2.5 से 3 महीने थे जिसमें मैं एग्ज़ाम को समझ सकती थी और उसके लिए प्रिपेयर कर सकती थी, और उसमें अप्लाई करके मैं उसमें अपीयर हो सकती थी। तो सबसे पहले कहा जाता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले हमें एग्ज़ाम को पढ़ना होता है कि उस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाना है, उस एग्ज़ाम की क्या डिमांड है और क्या उसमें जॉब्स मिलने वाली है। तो उस टाइम के दौरान मैंने सबसे पहले ये देखा कि कौन कौन से सेक्शन हैं जिसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है। 2016 में प्रीलिम में, जिसको हम टियर 1 बोलते हैं, उसमें 4 सेक्शन थे: इंग्लिश, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग। तो मेरा 12th के बाद मैथ्स से कनेक्शन बिल्कुल कट ऑफ हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि एसएससी सीजीएल के लेवल के कौन कौन से मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने एग्ज़ाम को देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए और उसमें से देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो मैं मैथ्स में इसके लिए पढ़ सकती हूँ, और इंग्लिश के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ करना है, क्योंकि मैं एमबीए कर चुकी थी तो इंग्लिश में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैंने क्या किया कि मैथ्स के लिए अपने आसपास के बच्चों को देखा कि वो चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं। उस टाइम पे हमने यूट्यूब का या फिर किसी भी ऑनलाइन सोर्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट था। तो मैं देख रही थी, सिर्फ जान रही थी कि क्या क्या चीज़ें पूछी जानी हैं। और मैथ्स के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक थी जो 5500 प्लस क्वेश्चंस जिसमें होते हैं उसको उठाया और उसको चैप्टर वाइज करना शुरू किया। तो उसके करने के बाद मैंने मैडम नीतू सिंह की बुक आती है इंग्लिश के लिए, उसको पढ़ा। तो इन दोनों को करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो इसको चेक करने के लिए मैं मॉक टेस्ट दे सकती हूँ। और बाकी 2 सेक्शन जीएस और रीजनिंग, तो रीजनिंग तो जैसे मैंने मैथ्स कवर किया तो वैसे वैसे मेरी रीजनिंग भी साथ में कवर होती रही। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जिस बच्चे को मैथ्स बहुत अच्छे से आता है तो उसकी रीजनिंग भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होती है। और 4th जो हमारा सेक्शन था जीएस, तो उस दौरान मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और मीनवाइल मैंने सोचा था कि एसएससी सीजीएल को देना है। तो जो मेरी जीएस की प्रिपरेशन वहाँ से हो चुकी थी, उसका एडवांटेज मुझे एसएससी सीजीएल में मिला, और जीएस में मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। तो ये सारा पढ़ने के बाद जब मेरा सिलेबस एक तरीके से कवर हो गया, और देखिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या होता है कि आपका सिलेबस कभी भी आपको, जब तक आप एग्ज़ाम दे नहीं लेते तब तक आपको ये लगता रहता है कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है। पर जैसे ही मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मैंने एक मोटा मोटा अपने सिलेबस को कवर कर लिया है, तो मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू किए। और मॉक टेस्ट में मैंने 2016 में टेक्स्ट बुक के टेस्ट लगाए थे। उसमें ऑनलाइन टेस्ट दे के रखते थे, कुछ फ्री टेस्ट होते थे, कुछ सब्सक्रिप्शन जो मेरे दोस्तों ने, साथियों ने ले रखी थी, तो उनका मैंने उपयोग करके उनके कुछ टेस्ट देने शुरू करे। तो उसमें मेरा स्कोर ठीक ठाक बनता था, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता रहा कि हाँ मैं इसके लिए अच्छे से कर रही हूँ और उसमें अपीयर अच्छे से हो सकती हूँ। जो मेरा 2016 में एग्ज़ाम हुआ वो अगस्त में एग्ज़ाम था, और उसको देने के बाद, टियर 1 को देने के बाद, मुझे एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद लगा था कि ये मेरा पेपर पास हो जाएगा। और जैसे ही उसका रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरे 154 मार्क्स इसमें बन रहे हैं, और हमारी कट ऑफ गई थी 137.5। तो इसके बाद मुझे लगा कि अब एसएससी का जो दूसरा पड़ाव है टियर 2 जिसको बोलते हैं, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो टियर 2 के लिए
उस टाइम पे 2016 में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पूछे जाते थे और सिर्फ एक दिन में 2 हमारे एग्ज़ाम होते थे, 200 नंबर का इंग्लिश का, 200 नंबर का मैथ्स का। तो ये मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, अगस्त के बाद। जो बीच में मुझे टाइम मिला कुछ महीनों का, उसमें मैंने इन दोनों विषयों को अच्छे से पढ़ा, दोबारा से उनको रिवाइज़ किया और जो टियर 2 मेंस टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाने थे उसके लिए बार मैंने प्रैक्टिस करी। और करने के बाद टियर 2 में जब अपीयर हुई तो उसके बाद मुझे देखिए, आपको एग्ज़ाम के दौरान ये कॉन्फिडेंस हो जाता है, जब आपके क्वेश्चंस निकलते जाते हैं, आपके ऑप्शन से मैच होते जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम ठीक गया है। तो जैसे ही टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद हमारा तीसरा चरण था टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव का। तो मैंने टियर 2 के बाद इन दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। देखिए, उस टाइम पे मैं रिसर्च स्कॉलर थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और मैं साथ साथ में एक लेक्चर भी ले रही थी, मैं बच्चों को पढ़ाती थी। तो मैंने अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज किया कि मैं सुबह लेक्चर ले लूँ, सबसे पहले अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को फिक्स कराया, उसके बाद मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ लूँ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ। तो डिस्क्रिप्टिव हुआ, फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट हुई और उस टाइम तक हम एग्ज़ाम दे के हट चुके थे और तब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आया था। 2017 हमारा आ चुका था, पर 2016 का जो एग्ज़ाम था उसका रिज़ल्ट नहीं आया था। तो रिज़ल्ट आने से पहले 2017 का प्रीलिम हमारा टेस्ट ड्यू था। तो 2016 का देने के बाद मैंने 2017 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि इसमें मुझे जो भी जॉब मिलेगी, बट मुझे एक बार और इसमें अपीयर होना है। तो 2017 के लिए मैं प्रीलिम में अपीयर हो चुकी थी और फिर इसका रिज़ल्ट आया 2016 का, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। मुझे इसमें डिपार्टमेंट मिला मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम मोस्टली बोलते हैं। उसमें मेरी सिलेक्शन हुई फर्स्ट टाइम में। फिर उसके बाद जब तक इसकी ज्वाइनिंग आई, अगस्त 2017 में इसका रिज़ल्ट आया था 2016 का, तब तक हमारा टियर 1 हो चुका था। और जब तक मेरी ज्वाइनिंग आई मई 2018 में, जब तक इसका टियर 2 टेस्ट हो चुका था। तो ज्वाइनिंग से पहले 2017 के 2 चरण निपटा दिए गए थे। हालांकि अब हम देखते हैं कि अब रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, 2022 का देखिए, 2023 का देखिए। पर उस दौरान क्योंकि हमारा पैटर्न चेंज हुआ था और एकदम से बड़ा शिफ्ट आया था, ऑफलाइन से बिल्कुल ऑनलाइन मोड में हम आ गए थे, तो उसमें टाइम लग रहा था चीज़ों को करने में, इसीलिए हमारे एग्ज़ाम डिले होते जा रहे थे। 1.5-2 साल की प्रोसेस हमारी चल रही थी। तो जैसे ही ज्वाइनिंग आई, 2016 की मेरी ज्वाइनिंग 2018 में हुई, तब तक 2017 का एग्ज़ाम के 2 पड़ाव हो गए और ज्वाइनिंग के बाद मैंने उसका डिस्क्रिप्टिव दिया। तो 2017 में भी मेरी सिलेक्शन हुई। वो मुझे अब की बार मुझे डिपार्टमेंट मिला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT हम जिसको बोलते हैं। तो अब मैं उसमें वर्किंग हूँ। तो देखिए, ये तो थी मेरी जर्नी, जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया। और 2016 में मैं ये कहूँगी कि मैंने 2.5 से 3 महीने में कोशिश करी कि मैं एग्ज़ाम को निकाल सकूँ, और जब वो निकल गया तो ऐसा लगा कि ये तो बड़ा आसान था। पर मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगी, एग्ज़ाम कोई भी हो, SSC हो, UPSC हो, बैंकिंग हो, आपको कुछ अप्रोच लेके चलनी होती है इसके लिए, और वो अप्रोच मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखिए, ये मेरे अनुभव की हुई चीज़ें हैं, अगर आपको काम आए तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको पूरी डेडिकेशन के साथ उस पर लगना चाहिए। डेडिकेशन का मतलब है कि जब आपने कोई टारगेट फिक्स कर लिया है तो आप उसी के इर्द गिर्द की बातें करेंगे, आप उसी के बारे में अपने प्रयत्न को जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार आप बैंकिंग के लिए जा रहे हैं, फिर आप SSC CGL के लिए जा रहे हैं, फिर आप किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं। तो जब मैं CGL के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो फिर मैंने अपने UPSC को थोड़ा सा बैक सीट पे रख दिया था। वो अच्छा था कि बुरा, वो एक अलग चैप्टर है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर इसमें क्या है कि आपको सिर्फ एक मैटर पे ही फोकस होना पड़ेगा। आपको पूरा दिन ये याद रखना पड़ेगा कि मैं किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। हम आजकल के हम ज़माने में कह लीजिए, टाइम में कह लीजिए, हम सभी बच्चे सोशल नेटवर्किंग साइट या मोबाइल पे इतना बिज़ी हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा गोल पीछे रह जाता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अपने माइंड में अपने गोल को रख के और अपने टाइम को मैनेज करिए। अगर आपको थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करना है तो आप उसको करिए। आप थोड़ा सा अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, पर अपना जो मेन काम है, जिस चीज़ से प्रिपेयर कर रहे हो, उसको भी आप पहले चरण पे रखिए और उसको पूरे अच्छी तरीके से उस पर काम करिए।
तीसरा है कि अपने सोर्सेज कैसे रखने हैं। देखिए सभी बताते हैं और मेरा भी यही मानना है कि आप अपने सोर्सेज को जितना लिमिटेड रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक किताब को आप 5-6 बार 10 बार पढ़िए बजाय कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने के। देखिए मेरा ये मानना है कि किताबें या तो अच्छी होती हैं या तो बहुत अच्छी होती हैं। जब हम किसी किताब को पढ़ने जाते हैं और ख़ासकर जब हम एस्पिरेंट होते हैं तो हमें थोड़ा सा पढ़ने के बाद ये लगने लगता है, हमें मज़ा आने लगता है किसी भी चीज़ को करने में, हमें पढ़ने में मज़ा आने लगता है। हमें लगता है कि इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और पढ़ लें, थोड़ा सा और डीप में पढ़ लें, थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी ले लें, हम विकीपीडिया कर लें, हम किसी साइट के पास चले जाएं। बट इसमें क्या होता है कि हम एक टॉपिक के बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने लग जाते हैं कि हमारे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एग्ज़ाम या बुक्स लवर मत बनिए, आप एग्ज़ाम क्रैकर बनिए। आपको इस विद इन टाइम आपको किसी चीज़ को क्रैक करना है, क्लियर करना है, पूरी फोकस आप उस पर रखिए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी अप्रोच को सेट करिए। तो इसके लिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, नेटवर्किंग साइट को छोड़ना पड़ेगा और अपने लिमिटेड को, अपने सोर्सेज को बड़ा लिमिटेड रखना पड़ेगा। और एक मैं ये कहना चाहूँगी कि पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी आप में होनी चाहिए। देखिए हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ को 2 दिन पढ़ लेते हैं, 4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम 4 दिन पढ़ लेते हैं, फिर हम 2 दिन का ब्रेक ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम किसी चीज़ को थोड़े टाइम के लिए हम अपने लिए ब्रेक लें तो चलेगा, पर ऐसा नहीं है कि आपने पूरे लंबे टाइम का ब्रेक ले लिया है, आपने सुबह आधा घंटा पढ़ा और पूरा दिन फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। तो मेरा ये मानना है कि आप 6-7 महीने अगर लगातार 6 से 7 घंटे इस एग्ज़ाम के लिए देते हैं तो ये मोर देन सफिशेंट होता है। अगर आप पूरी अप्रोच, डेडिकेटेड अप्रोच के साथ इस चीज़ को करते हैं तो ये मोर देन सफिशेंट है। मुझे नहीं लगता इस चीज़ के लिए आपको 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे बैठने की ज़रूरत है। जैसा कि हम देखते हैं कि एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इस बदलते हुए पैटर्न पे अगर आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसके लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो डालने की कोशिश करूंगी कि कौन कौन से सोर्सेज आपको रेफ़र करने चाहिए और इस एग्ज़ाम के लिए अब अप्रोच क्या होनी चाहिए। और इसके साथ ही हम, मेरी चैनल की ये सबसे पहली वीडियो है, तो मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, मैक्सिमम पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी ज़िंदगी में ऑथेंटिक बने रहें। धन्यवाद।